हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ इस अपने परिंदे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मैं इस समय आगरा में हूँ और मेरे साथ हैं कैमरामैन प्रोफेसर सरिता जी, जिनके साथ मैं घूम रही हूँ आगरा शहर। हमने ताज घूमा और हमने मेहताब बाग घूमा और अभी हम इस आगरा फोर्ट में हैं। तो और हम एक यात्राओं की श्रृंखला में भी चल रहे हैं, तो साथ साथ मैं एक यात्रा भी कर रही हूँ। तो इस यात्रा की श्रृंखला में मैं आप सभी का बहुत स्वागत करती हूँ, जिसमें हम लोग आज़ादी मेरा ब्रांड यात्रा वृतांत के भाग 4 को पढ़ेंगे। तो चलिए। और हमने अभी तक पढ़ा कि अनुराधा बेनीवाल कैसे लंदन शहर में वो घूमने के लिए निकल जाती हैं और उनको किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और अंततः वो जो है पेरिस शहर की यात्रा पर जाती है। और पेरिस शहर, तो चलिए हम लोग भी देखते हैं कि पेरिस शहर कैसा लगता है, पेरिस शहर का अनुभव अनुराधा बेनीवाल का कैसा है, और साथ साथ हम जो है इस पेरिस शहर को देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शायद ही किसी और शहर के बारे में इतना सुना हो जितना कि पेरिस के बारे में सुना था। जाने क्यों पेरिस नाम सुनने भर से आंखों के सामने चमकीले सितारे नाचने लगते और दिल रोमानी सा हो उठता। यूरोप से भी पहले मैं पेरिस को जानती थी। दुनिया का सिर्फ एक शहर घूमने का ऑप्शन होता तो भी शायद मैं पेरिस को चुनती। ऐसे में मैंने अपने सफ़र की शुरुआत भी यहीं से की। अब जितना पैसा मेरे पास था उसमें होटलों में रुकने का ऑप्शन तो था नहीं, तो मैंने अपने डफल बैग में ज़रूरत के सामान भर लिए, टूथब्रश से लेकर स्लीपिंग बैग तक, ताकि ज़रूरत आन पड़े तो स्टेशन पर भी सोने का बंदोबस्त हो जाए। ना लैपटॉप, ना आईपैड और ना ही महंगा फ़ोन। बैग में बस इतना सामान की ज़रूरत पड़ने पर काम भी आए और गुम होने पर दुख भी ना हो। यूँ भी महीना था जुलाई का और द फेमस यूरोपियन समर पीक पर था। ऐसे में रात को डेरा बाहर लगाने में भी दिक्कत नहीं थी। कुछ जान पहचान मैंने फेसबुक पर निकाली, यूरोप में फैले दोस्तों को ढूंढा और पेरिस और एम्स्टर्डम में ठिकाने का जुगाड़ कर लिया। वैसे भारतीयों की मेहमान नवाजी में अगर कभी कोई शक था तो वह इस ट्रिप के दौरान ख़त्म हो गया, लेकिन उससे बड़ा शक दूर हुआ गोरों की मेहमान नवाजी को लेकर। ऐसा कमाल हुआ कि 9 देशों के अपने सफ़र में मुझे एक भी होटल या हॉस्टल के दर्शन नहीं करने पड़े। इसमें शायद कहीं ना कहीं मेरा भी कमाल होगा। एक तो मैं कहीं भी किसी से भी दोस्ती कर सकती हूँ, मुझे बड़ा मज़ा आता है अलग अलग देशों के लोगों से मिलने में, उनकी संस्कृति, रहन सहन, खान पान, ओढ़ना पहनना आदि जानने में, कुछ दिन उनके जैसा हो जाने में। और खाना तो मैं कैसा भी खा लेती हूँ, कच्ची मछलियों से लेकर ब्लड कटलेट तक। ऐसे में कहीं जो आर्थिक कमी है उसको एडजस्ट कर सकने की मेरी पूरी क्षमता कर देती है। पेरिस पहुंची तो दिन ढल चुका था और उसके उत्तर दिशा वाले रेलवे स्टेशन गार दे नोट के बाहर का नज़ारा यूं कि जैसे पहाड़गंज की गलियां, चमचमाते होटलों के इश्तिहार, जगमग फ्लोरोसेंट रोशनी वाले रेस्टोरेंट्स और होटल, वेलकम करते बार और तस्वीर को पूरा करता ट्रैफिक जाम। शायद दुनिया भर के रेलवे स्टेशनों के बाहर का नज़ारा एक जैसा ही होता है। मुसाफिरों, राहगीरों की ज़रूरतों को भुनाता, लुभाता, पास बुलाता कारोबार। आप अगर रेलवे स्टेशन से शहर का मिजाज जानना चाहते हैं तो माफ़ कीजिए, नहीं जान पाएंगे। एक थके हुए मुसाफिर को होटल के इश्तिहार में बेड की तस्वीर ऐसी ही लगती है जैसे भूखे को पकवानों की तस्वीर। एक बार मैंने अपनी छोटी सी कार में जबलपुर से पुणे तक सीधा ड्राइव किया, तभी इस बात को समझ गई थी। भूख और नींद हमें बेसब्र बनाते हैं, लेकिन अगर उनको जज्ब करके हम दिमाग से काम न लें तो धोखा होने की संभावना पूरी रहती है। कई बार बढ़िया चीज़ अगले ही मोड़ पर होती है, बस थोड़े संयम की ज़रूरत होती है। मैं फिर भी जल्दी से जल्दी आईफेल टावर के दर्शन कर लेना चाहती थी, क्योंकि मैं पेरिस होने पर तब तक यकीन नहीं कर सकती थी जब तक उसे ना देख लेती। नौसिखिया मुसाफिर यूँ भी सबसे पहले पोस्टकार्ड वाला शहर खोजते हैं, लेकिन रात हो चुकी थी और घर ठिकाना जमाए बिना मुझ में कहीं जाने की हिम्मत नहीं थी। एक बार रुकने का इंतज़ाम हो जाए, एक कप चाय मिल जाए, तभी मैं नहा धोकर शहर दर्शन को निकल सकती थी। लगता है यह चाय नहीं छूटेगी। एक आध कमज़ोरी होनी चाहिए इंसान में, मैं खुद को समझाती हूँ। रात के 8 बजे हैं, मैं पहुँच गई फेसबुक सहेली सविता के घर, जिससे पहले कभी नहीं मिली थी। वह पेरिस से घंटे भर की दूरी पर वर्साय गांव में रहती थी। उस वक्त मुझे थोड़ी निराशा थी कि शहर से इतनी दूर आ गई हूँ तो वापस आईफेल देखने तो नहीं जा पाऊंगी, लेकिन फ़ायदा यह था कि आईफेल तो देखना ही था, दोस्त के बहाने फ्रांस का गांव भी देखने को मिल जाने वाला था। यहाँ के गांव और शहरों में बस आबादी का फ़र्क है शायद।
बाकी सब एक जैसे, पक्की सड़कें, पक्के घर, बाजार, हॉस्पिटल, बिजली, पानी, बढ़िया स्कूल, सब कुछ तो एक ही तरह से हैं, बल्कि गांव शहर के मुकाबले कुछ मामलों में बेहतर ही हैं। जैसे कि फॉरेस्ट वॉक, रेस कोर्स, घुड़सवारी स्कूल जैसी तमाम सुविधाएं खुली जगह में बेहतर ढंग से संभव हैं। तो अगर आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम नहीं करते हैं जो सिर्फ पेरिस में है, तो वहाँ रहने का कोई खास तुक भी नहीं है। अब सविता ठहरी पेंटर, उसके लिए तो वर्साय एकदम फिट है। उसकी 7 बरस की बिटिया मिली यहाँ घुड़सवारी सीखती है। हरियाणा के गांव से आई सविता यहाँ सब कुछ से अच्छी तरह घुल मिल गई है। घर में हरियाणा और फ्रांस का एक रोचक मेल दिखा मुझे। रसोई में स्टील के बर्तन और ड्राइंग रूम में फ्रेंच रेवोल्यूशन की किताबें, दरवाजे पर तोरण और रसोई में पास्ता। बच्चे बोले फ्रेंच और माँ हरियाणवी। हम रात भर की गप्पाजी में ऐसे हो गए जैसे बचपन की सहेलियां हों। लड़कियों से दोस्ती करना मुझे उतना ही आसान लगता है जितना कि लड़कों से कठिन। एक बार लड़की से पट गई तो पट गई, फिर तो हम फेविकोल के जोड़ के माफिक हो जाते हैं। यह पेरिस वाली भी कुछ ऐसी ही हो गई। लड़कों की दोस्ती में कब प्यार छुपा हो, कब प्यार में अहंकार, कभी कभी ही समझ में आता है। लेकिन सहेलियों के साथ चड्डी में 2 बजे की चाय में जो सरलता और अपनापन है, उसका कोई जोड़ नहीं है। लड़कों से दोस्ती नहीं पटती मेरी। उनके साथ या तो कस के रोमांस कर पाती हूँ या जमकर लड़ाई। या तो वे मुझ पर मर पिट जाने के दावे करते हैं या मार ही डालना चाहते हैं। बीच का मामला नहीं जमता। अब जब खाना ठिकाना जम गया था तो मुझे याद आई शहर की। सविता ने सुझाया कि मुझे वर्साय का शातेयू देखना चाहिए, जो कि लंबे समय तक फ्रेंच रॉयल फैमिली का घर रहा है। यह तो मेरे एजेंडा में नहीं था। वैसे मेरा कोई एजेंडा भी तो नहीं था। सो मैं नाश्ता करके निकल पड़ी। झोले में डाली मैंने एक किताब, खाली डायरी, पेंसिल, मूंगफली, पानी और सनस्क्रीन। मूंगफली या चना, इनका साथ में रहना बहुत ज़रूरी है। यह मैंने राजस्थान घूमते वक्त जाना था। इतने बड़े बड़े महलों को देखने में पूरा का पूरा दिन चाहिए होता है। चना या मूंगफली साथ में हो तो एक टाइम के खाने का समय बच जाता है। नहीं तो घूमो, फिर लंच की जगह ढूंढो, फिर खाने के बाद वापस आओ और फिर पूरा लंच करने पर सुस्ती छा जाती है। चबेना ठीक रहता है। मैंने गूगल मैप से वर्साय का कच्चा पक्का मैप कागज़ के एक टुकड़े पर उतारा, जूते पहने और टोपी लगाकर निकल पड़ी घर से। 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, मैं ऐसी जगह जा रही थी जो मैंने कभी नहीं देखी थी। मैं उन रास्तों से जा रही थी जो एकदम नए थे। मैं ऐसे लोगों के बीच से जा रही थी जो न मुझे जानते थे और न शायद जानना चाहते थे। मैं जा रही थी, लेकिन जाना ज़रूरी नहीं था। मैं कहीं और भी चली जाती तो ठीक हो जाता। मुझे कहीं जाना तो था, पहुंचना कहीं नहीं था। रास्ते तो थे, मंजिल तय नहीं थी। और अगर मंजिल थी तो रास्ते तय नहीं थे। वो कहते हैं ना, धरती गोल है, लेकिन आपको पता तभी चलता है जब आप ऐसे घूमते हैं कि ना कोई रास्ता गलत होता है ना सही। जब ना रास्ता मायने रखता है ना मंजिल, जब रास्ता और मंजिल दोनों एक लगने लगते हैं, और जब हर रास्ता मंजिल की ओर ले ही जाता है। आप उड़े हैं कभी? मैं उड़ रही थी उस समय। मुझे अपने कदम हल्के जान पड़ रहे थे। मैं खुद को पूरी की पूरी हल्की जान पड़ रही थी। एक जंप लगाकर देखा मैंने। मैं नाच सकती थी अभी के अभी। हम लड़कियां दुनिया का जो सारा बोझ उठाए फिरती हैं, वह तो मैं पीछे फेंक आई थी, और उस वक्त मैं ज़मीन से 2 इंच ऊपर थी। मैं ज़ोर ज़ोर से बोंजोर मिस्सीओर, बोंजोर मदाम बोलकर प्रैक्टिस करने लगी। फ्रेंच भाषा में बोंजोर का मतलब सलाम या कि गुड डे होता है। फिर तो जो सामने आता उसे बोंजोर कहती और सामने वाला बोंजो कहकर मुस्कुरा पड़ता। अलग अलग तरह से बोंजोर कहकर देखो, बड़ा मज़ा आता है। रह साइलेंट रहता है और जो का जो हो जाता है। दिन के किसी भी समय बोंजोर चल जाता है। यह थोड़ा नमस्ते जैसा ही है। वर्साय शातेयू इतना बड़ा होगा मुझे अंदाज़ा नहीं था। दूर से धूप में चमकता सुनहले रंग का एक विशालकाय लेकिन बेहद आकर्षक गेट। अगर कहीं कोई स्वर्ग होगा और उसका कोई दरवाज़ा होगा तो ज़रूर ऐसा ही होगा। अंदर कई सारे छोटे बड़े महल और मैनिक्योर्ड गार्डन। आज मुझे पता चला कि मैनिक्योर्ड गार्डन क्या होता है। और गार्डन सिर्फ साफ सुथरा ही नहीं, मैनिक्योर्ड मतलब एक झाड़ एकदम एक जैसे शेप और साइज में छटे हुए, पेड़ों की ऊंचाई बिल्कुल एक समान, बिल्कुल एक जैसे रंग की घास, बुके जैसे तरीके से लगे फूल और बीच बीच में बड़े ही स्टाइल से बनी वाटर बॉडीज और फाउंटेन। यह काफ़ी दिलचस्प था, लेकिन पसंद तो मुझे बेतरतीब गार्डन ही है, जहाँ चाहे जो भी उगाया है। वैसे में तो कूदने फादने में भी डर ना लगे। यहाँ तो चलने भर से लग रहा था कि बैलेंस तो नहीं बिगड़ रहा गार्डन का। खैर, दिन ढलने को था और मैं भी ढल चुकी थी। आज तो पेरिस जाना ना हो पाए।
दूसरा दिन था आईफेल टावर के नाम। मैं जैसे तड़प रही थी उसके दीदार को, तो सुबह सुबह ही लोकल ट्रेन पकड़कर आ गई पेरिस। यहाँ की डबल डेकर ट्रेन काफ़ी मज़ेदार थी। मैंने ऊपर वाले डेक में विंडो सीट हथिया ली। यूरोप में ट्रेन टिकट पहले ही ले लेना ठीक रहता है। यहाँ हर स्टेशन पर टिकट घर नहीं होता और कभी कभी छुट्टे पैसे के अभाव में भी काफ़ी दिक्कत हो जाती है। इसके बारे में और आगे प्राग के प्रसंग में बात करूँगी, जहाँ टिकट के चक्कर में काफ़ी मज़ेदार घटना घटी। वर्साय से ट्रेन आपको सीधा पहुँचाती है मोपरनास, जहाँ से आईफेल पैदल लगभग 40 मिनट का रास्ता है और मेट्रो से 20 मिनट का। लेकिन जब मैंने खुद से पूछा कि पेरिस में ऐसा क्या है जो नहीं देखना था, जवाब था कुछ नहीं। तो मैं चली पैदल। और फिर क्या कहना, ऐसा ना करती तो मेट्रो से वे गलियाँ कैसे देखती जो आईफेल तक ले जाती हैं, वे घर कैसे देखती जो आईफेल से दूर हैं और जो पास हैं, वे लोग जो बिखरे हैं पूरे शहर में, वो अधमूदी खिड़कियाँ और उनमें लहराते हवा से भी हल्के लेस के पर्दों से झांकते अलग अलग चेहरे, वो ग्रेफिटी जो बना दी है किसी ने गुस्से में तो किसी ने प्यार में, वो बिल्ली जो चढ़ गई है लैंप पोस्ट पर अपनी मालकिन की पुकार से बेपरवाह, और वे छोटे छोटे फूल जो खिल गए थे यूं ही बिना आईफेल की विराटता की परवाह किए, उन्हें भी तो देखना था। अगर टैक्सी मेट्रो में ही साइट सीइंग करनी है तो यूट्यूब पर भी शहर के वीडियो देख सकते हैं। अगर सही मायने में शहर देखना है तो चलना पड़ेगा, शहर को पैदल नापना पड़ेगा। पेरिस के फैशन और स्टाइल के बारे में काफ़ी सुन रखा था। मेरे सामने एक सैलून था और उसके पोस्टर में वह सब दिख भी रहा था। सैलून बहुत महंगा नहीं था। संकेत और टूटी फूटी भाषा में वहाँ फ्रेंच हेयर ड्रेसर से बात हुई जैसे तैसे, लेकिन बाल बहुत अच्छे कट गए, सच में अच्छे। और इस तरह बन गई मैं पेरिस वाली। अब शहर से दोस्ती करनी थी तो थोड़ा शहर जैसा होना था ना। अब मैं आईफेल से मिलने को तैयार थी। कुछ और देर चलने के बाद एक कोने से मिली मुझे उसकी पहली झलक, और बस फिर तो मैं दौड़ने लगी उसे पूरा देख लेने के लिए। लेकिन शायद मैं कहीं तिरछे में थी। आईफेल या तो सामने से पूरा दिखता है या फिर पीछे से। तिरछे में और कुछ है जो आईफेल को ढके रहता है। यूँ उसे फॉलो करके चलते चलते मैं ठीक उसके नीचे पहुंच गई। लोहे से बने उस विशाल ढांचे के नीचे जो पूरी दुनिया का सबसे रूमानी स्ट्रक्चर माना जाता है, उसी के ठीक नीचे यह आईफेल था, जो बिजली के विशाल ट्रांसफार्मर जैसा भी किसी को लग सकता है। उफ, इसमें इतना सारा लोहा, और जो भीड़ खड़ी थी उसके ऊपर चढ़ने की खातिर डबल लाइन बनाए हुए। उससे बना दृश्य थोड़ा और सहमा देने वाला था। किसी ने मुझे लाइन में लगने को कहा और मैं दौड़ पड़ी दूसरी तरफ। एक बार पूरा देख तो लूं पहले, जिसे देखती आई हूं बचपन से, कभी फिल्मों में तो कभी खबरों और कभी तस्वीरों में। एक बार पूरा दिखे तो भीड़ को चीरते हुए मैं पहुंच गई उसके पीछे। लो जी, देयर इट वॉज। यहाँ रोमानियत इतनी भीड़ में कहाँ। ओह, सब लोगों के हाथ में या तो फ़ोन या कैमरा, या तो लोग फ़ोटो खींच रहे थे या खिंचवा रहे थे, या फिर जो एक पहले से खींच रहा है उससे गुजारिश करने के इंतज़ार में थे। लोग हर एंगल से आईफेल को अपने कैमरों में कैद कर लेना चाहते थे। यह जो कैमरे वाली नई बीमारी है, इसमें लोग देखते कम है, फ़ोटो ज़्यादा खिंचवाते हैं, और इस बीमारी की शिकार मैं भी हूँ। कभी कभी जब बैटरी ख़त्म हो जाती है या मेमोरी कार्ड फुल हो जाता है तो मन ही मन खुश हो जाती हूँ कि चलो अब आराम से देखूँगी शहर। वैसे अकेले घूमने का एक फ़ायदा यह भी होता है कि कोई फ़ोटो खिंचवाने वाला नहीं होता, इससे थोड़ा आराम रहता है। वैसे आईफेल के सामने अकेले फ़ोटो लेने की कोशिश करना बेकार है, हो नहीं पाता, मुझसे तो नहीं हो पाया। बहरहाल मैं ज़्यादा देर वहाँ नहीं रुकी और सेन नदी के किनारे चलने लगी। यूरोप के बड़े शहरों की जो बात उन्हें बेहद खास बनाती है वह है उनके बीचों बीच एक नदी का होना, एक साफ नदी का बहना, और उन नदियों के किनारे बनी होती हैं एक से बढ़कर एक लाजवाब इमारतें। एक बार कहीं नदी मिल जाए तो उसे पकड़कर पूरा शहर आर पार कर लो, और बस मजे मजे में शहर का एक बड़ा सा सुंदर टुकड़ा देख लिया आपने। लेकिन अगर आपको पोस्ट कार्ड के बाहर वाला शहर देखना हो तब तो गुम होना पड़ेगा। यूँ तो किसी नए शहर में बिना गाइड या बिना मैप के आराम से गुम हुआ जा सकता है। मैं तो मैप के साथ भी गुम हो जाती हूँ।
एक बार गुम हो जाने के बाद तो फिर ऐसी ऐसी गलियां आती हैं जिनका जिक्र ना तो किसी गाइड बुक में होता है और ना ही किसी ट्रैवल शो में। और फिर रास्ते में मिलने वाले लोग ऐसे होते हैं जो टूरिस्ट को टूरिस्ट की नज़र से नहीं, मेहमान की नज़र से देखते हैं। टूरिस्ट जगहों पर टूरिज़्म को भुनाने वाले लोग मिल सकते हैं, पर उन अनजान गलियों में हमेशा असली लोग मिलते हैं। स्कूल जाते बच्चे, ऑफिस जाते मर्द और औरतें, धूप सेकते और गप हाँकते बुजुर्ग, लोकल बेकरी, लोकल चाय कॉफ़ी की दुकानें, छोटे छोटे लोकल रेस्टोरेंट और हर नुक्कड़ पर एक बार। इस तरह मैं पेरिस शहर में घुस गई। बेकरी की बात चली तो एक बात का जिक्र ज़रूरी है। पेरिस की बेकरी के आगे लंदन की बेकरी कुछ नहीं है। यहाँ की बेकरी से कोई भी चीज़ उठा लीजिए और बस वाह वाह, मुंह में पिघलते क्रोसों, अंदर से नर्म और ऊपर से करारी एक्लेयर, लेमन टार्ट और मैक्रोन तो बस आहा। और वाइन ऐसी की जैसे शहद, और शहद के जैसी ही बजट की हद में। वैसे अगर मैं भारत से घूमने आई होती तो पेरिस बाकी यूरोप के मुकाबले महंगा लग सकता था, लेकिन लंदन के मुकाबले वह बेहद सस्ता है। रोज़ रोज़ रेस्टोरेंट में खाने और वाइन भर का तो मेरा बजट था नहीं, तो मैंने यहाँ के लोकल लोगों से सीखी एक सस्ती और टिकाऊ ट्रिक। सुपरमार्केट से 20 रुपए की एक बकेट खरीद ली, अपनी पसंद की चीज़ का एक टुकड़ा और पीने की अपनी कैपेसिटी के हिसाब से वाइन की बोतल। बस एक बाइट ब्रेड का टुकड़ा, एक बाइट चीज़ और ऊपर से एक घूंट वाइन। आपको बहुत सारे फ्रेंच इसी तरह से अपना लंच करते दिख जाएंगे। हम भारतीयों की तरह यहाँ लोग तीनों वक्त गर्म खाना नहीं खाते। गर्म खाना सिर्फ डिनर होता है, जब घर में सब लोग इकट्ठे बैठकर गर्मा गर्म खाते हैं। ये गर्म खाने को लग्जरी जैसा मानते हैं। अगर आपने हॉट लंच लिया तो मतलब यह कि या तो कोई ख़ास मौका रहा होगा या आप काफ़ी पैसे वाले हैं। शायद यहाँ मर्द और औरतें दोनों काम करते हैं और घर में बाई का कॉन्सेप्ट नहीं है, तभी नहीं तो हमारे यहाँ तो तवे से रोटी सीधे थाली में आनी चाहिए। बेटा गर्म गर्म खा लो नहीं तो ठंडा हो जाएगा। हम में से शायद ही किसी ने अपनी माँ के मुँह से नहीं सुना होगा। लेकिन अब वहाँ भारत में भी जो नई माएँ रसोई से बाहर निकल चुकी हैं, शायद उनके बच्चे चीज़ कुतरना सीख जाएं। चूँकि पेरिस दुनिया के सबसे रोमानी शहरों में गिना जाता है, सो सड़कों पर एक दूसरे को चूमते, पुलों पर जालीदार बाड़ में ताले लगाते, सेल्फी लेते जोड़ों की भरमार सी है इस शहर में। लेकिन क्या यहाँ के रहने वाले मूल पेरिस वाले भी इतने ही रोमानी हैं? हालांकि मैंने देखे हैं हर गली में संगीत बजाते, डांस करते, पेंटिंग बनाते लोग, लेकिन इन सब में तो मैंने रोमानियत से ज़्यादा उदासी ही देखी। शायद यूरोप की गिरती इकोनॉमी की मार इसका एक कारण हो। वैसे भी आर्थिक तंगी की मार सबसे पहले कला और फिर प्यार पर ही पड़ती है। एक तरफ वुडी एलन का पेरिस है, जहाँ रोमांस है, कला है, म्यूज़ियम है, लाइब्रेरियाँ हैं, लेखकों के चित्रकारों के घर हैं, धुएं में घिरे कैफ़े हैं, घने पेड़ों से घिरी खुली सड़कें हैं, बुलवार्ड हैं, दुनिया की सबसे बढ़िया वाइन और चीज़ है, एक से बढ़कर एक रेस्तरां है, फैशन है, स्टाइल है। यह वुडी एलन का पेरिस है। क्लीशे पेरिस जो कि बहुत ही हसीन है, लेकिन हकीकत से थोड़ा परे। ऐसा नहीं है कि पेरिस वह सब नहीं है, लेकिन एक पेरिस रोमन पोलांस्की का भी है, जहाँ लोग एक दूसरे से कटे हुए हैं, अकेले रहते हैं, संवाद नहीं है। नौकरियाँ खत्म हो रही हैं, सुंदर बुलवार्ड पर हड़ताल और धरने हैं, बेरोज़गार नौजवानों का गुस्सा है, रोजी रोटी की तलाश है, पलायन के रास्ते ढूंढती रोज़मर्रा ज़िंदगी है। मैं लवलॉक ब्रिज पर खड़ी यही सब सोच रही थी कि एक भूरे बालों वाला नौजवान अचानक मेरे सामने आ गया। फ्रेंच में कुछ बुदबुदाया और एकदम सटकर मेरे जवाब का इंतज़ार करने लगा। नो फ्रेंच, सॉरी। मैंने केवल इतना कहा, हालांकि मैं उसका मतलब जान चुकी थी। कुछ बातें किसी भी भाषा में कही जाए एक सी ही सुनाई देती हैं। यहाँ अंग्रेजी में अच्छों का हाथ तंग है। उसने भी वैसी ही अंग्रेजी में मुझे अपने साथ ड्रिंक्स पर आने का निमंत्रण दिया। क्या जवाब दे एक भारतीय लड़की ऐसा निमंत्रण का? राह चलते अजनबियों से ऐसे सवालों का तो सामना ही नहीं किया था कभी मैंने। मेरे साथ मंगल ग्रह पर चलोगी? से कम मुश्किल नहीं था यह सवाल।
सो इसे नमस्ते करके बिना पुल पर ताला लगाए मैं वहाँ से खिसक गई। मैं सोच रही थी कि यहाँ यूँ किसी को चाय कॉफ़ी या ड्रिंक के लिए पूछ लेना शायद सामान्य बात होती होगी। यहाँ तो बुआ, मौसी, चाची, ताई सब होती नहीं कि आपकी डेट फिक्स कराएं। सो खुद ही पहल करनी पड़ती होगी। अगर हमारे देश में अरेंज मैरिज नामक व्यवस्था ना होती तो हमें भी शायद एक दूसरे से यूँ ही बात करनी पड़ती और फिर वह हमारे लिए भी सामान्य हो जाता। लेकिन हम कहाँ बात करें, लड़कियाँ तो यूँ पुलों पर फिरती नहीं बेकाम, और अगर मिल भी जाए कोई किस्मत से तो लेकर कहाँ जाओगे? ड्रिंक के लिए? मेरे गांव में तो कोई जगह है नहीं। सारा हिंदुस्तान मुंबई में थोड़े बसता है। अच्छा है कि अरेंज मैरिज का जुगाड़ है, नहीं तो काफ़ी मुश्किल हो जाती। सामने चौराहे पर आ गया आर्क डे ट्रियोम्फ, एकदम अपने इंडिया गेट जैसा। बहरहाल अंदर बाहर खुदे हुए फ्रेंच रेवोल्यूशन और नेपोलियन वार के शहीदों के नाम और नीचे विश्व युद्ध के किसी शहीद की एक बेनाम खबर। वैसे ये सारे शहीद स्मारक एक जैसे होते हैं, एक बिना दीवारों का बड़ा सा गेट और उस पर खुदे हुए नाम। मेरे तो बस की बात नहीं कि देश के लिए कभी राजा तो कभी नेता के लिए मर खप जाना, चाहे कितना भी बड़ा मेरा नाम खुद जाने वाला हो दीवारों पर। कितना कुछ सोचते रहते हैं ना हम, यूं ही बेमकसद दिमाग दौड़ाते रहते हैं। अब मैं थक गई हूँ, लेट जाती हूँ एयर फ्रांस की बिल्डिंग के सामने बड़े से गार्डन में। और भी बहुत से लोग यूं ही बैठे हैं, कोई अकेला है तो कोई दोस्तों के साथ, कोई चादर बिछाकर सो गया है, सुहानी धूप है, वाइन ने दिमाग कुछ हल्का कर दिया है। मैं भी अपना स्कार्फ मुंह पर डाल सो जाती हूँ। कुछ ही देर में फिर चलने को तैयार, यूं ही सोचते चलते रुकते सुस्ताते आराम करते फिर चलते। जिंदगी काफ़ी आसान सी लगती है। कितना ज़रूरी है जहाँ थक जाए वहीं सुस्ता पाना, यूं ही पैर फैलाकर बेफिक्री से सो पाना। बड़ा ज़रूरी है रुक पाना, फिर से चलने को तैयार होने के लिए। मेरा ठिकाना पेरिस से 1 घंटे की दूरी पर था, इसलिए मैं समय रहते वर्साय की ओर निकल पड़ी। मुझे लगा कि वर्साय में रहते हुए तो रात का जगमगाता पेरिस देखना मुश्किल ही होगा। दरअसल सही समय पर घर पहुंचने की आदत अभी तक मैं बदल नहीं सकी थी। सो मैंने पेरिस में एक और पहचान निकाली और एक दोस्त के दोस्त को ढूंढकर खुद को उनके घर इनवाइट करा लिया। अकेले घूमने में थोड़ी बेशर्मी तो आ ही जाती है और यह ज़रूरी भी है। कोई ना ही बोलेगा ना ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन हाँ बोल दिया तो इसलिए पूछना तो बनता है, हर्ज क्या है। अगले दिन लेकर अपना झोला झमेला मैं आ गई पेरिस और ढूंढने लगी रोहित का घर। पहले उसने बोनजोर किया और फिर फ्रेंच में बतियाने लगा। फिर थोड़ी देर बाद उसने मुझे सिगरेट ऑफ़र किया, मेरे मना करने पर पानी ऑफ़र किया। फिर उसने कुछ और बात की और मेरा जवाब ना में पाकर अपनी कोट की जेब से रेडियो निकाल गाने सुनने लग गया। कुछ देर गाने की धुन पर झूमता रहा और फिर बगल में बैठे एक महाशय से बतियाने लगा। दोनों ने साथ मिलकर सिगरेट पी, कुछ बातों पर ठहाके लगाए। फिर साथ वाले महाशय सलाम करके निकल लिए। मेरी बस आने पर मैंने भी सलाम किया और बस में बैठ गई। फिर वह भी अपना रेडियो बंद कर बस में चढ़ा, 2-4 लाइन फ्रेंच की बोली और अपने बैग से खाली गिलास निकाल एक एक सवारी की तरफ बढ़ने लगा। वह एक फ्रेंच भिखारी था। बड़ा कमाल का दृश्य था। 1 मिनट पहले जो आदमी उन सबके साथ बैठकर गाने सुन रहा था, बतिया रहा था, सिगरेट सुलगा रहा था, अब वह उन्हीं सबके सामने हाथ फैला रहा था। उसके हाथ फैलाने में किसी तरह की कोई झिझक, चिढ़ या नाराजगी भी नहीं थी, जैसे वह बस अपना काम कर रहा हो। शायद कोई भी चीज़ अति में हो तो बेकदरी हो जाती है और इक्के दुक्के हो तो भिखारी भी खास लगते हैं। अब सिगरेट की बात चली है तो इससे पहले कि मैं भूल जाऊं बता दूं, यहाँ पीते सब लोग हैं, खरीदता शायद ही कोई है। अगर आप ओपन कैफ़े में बैठकर चाय या कॉफ़ी पी रहे हैं और 4-5 यूं ही राह चलते लोग आपसे सिगरेट मांग लें तो चौंकिएगा नहीं, यह यहाँ एकदम आम बात है। रोहित फ्रांस में कई सालों से रह रहा था। उसके घर पहुंची तो उसकी बीवी सुमन ने बनाए थे छोले और चावल। व्हाट अ वेलकम। किसी भारतीय को शायद ही कोई चीज़ यूरोप में इस कदर सताए जितना कि देसी खाने की याद। और जब एक बार खाने से पहले और फिर खाने के बाद सुमन ने चाय परोसी, मुझे समझ आ गया कि खूब जमेगी हमारी। हम 2 ही दिनों में गाढ़े यार हो गए थे। हम दोनों अपनी ज़िंदगी के राज एक दूसरे के सामने खोलते चले गए। कहीं ना कहीं हम
सब शायद एक ही होते हैं। इसीलिए देश, भाषा, परिधान हमें कुछ ज़्यादा नहीं बदल पाता। हमारे दिलों का हाल एक स्तर का एक सा रहता है। उनके साथ रहते हुए मैं भूल ही गई कि मैं सुमन की नहीं, रोहित की मित्र हूँ। रोहित चला जाता ऑफिस, मैं और सुमन चाय पर बतियाते और फिर मैं झोला टांग कर पेरिस घूमने निकलती। आज का दिन था मोनालिसा के नाम। यूं तो मुझे सब म्यूजियम एक से ही लगते हैं, कुछ बेहद पुरानी, खूबसूरत, अजब गजब सी दूर दूर से लाई गई चीज़ों का संग्रह, एक बड़ा सा हॉल और उसमें चलते ठहरते बहुत सारे लोग। मेरे लिए म्यूजियम तभी रोमांचक हो सकता है जब मुझे उसके कॉन्सेप्ट की अच्छे से जानकारी हो, नहीं तो मैं पक जाती हूँ। लेकिन आज तक जितने भी म्यूजियम देखे थे, लूव्र उन सबसे न्यारा था। सेन नदी के दाएं किनारे बना दुनिया के सबसे बड़े म्यूजियमों में से एक। लूव्र बाहर से भी उतना ही सुंदर और प्रभावी जितना अंदर से। इसको देखने के बाद किसी और म्यूजियम को सराह पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। यहाँ एक एक कमरा माइकल एंजेलो और लियोनार्डो दा विंची जैसे कलाकारों की कला से भरा पड़ा है। कांच की खुली छत से आ रही सूरज की रोशनी काले और सफ़ेद पत्थर से बनी मूर्तियों को जीवंत बना देती हैं। मूर्तियां भी कोई एक और दो नहीं, सैकड़ों एक साथ रखी हैं। सबकी जैसे अपनी अपनी कहानी है और एक कहानी वो सब मिलकर भी कह रही हैं, जो हर देखने वाला अपने अपने हिसाब से सुनता है। यह एक बेहद सम्मोहित कर देने वाला दृश्य है। मैं सुबह से लेकर शाम तक लूव्र में रही, लेकिन लगा जैसे अभी तो केवल हाय हेलो ही हुई है। मैं चाहती थी मित्रता, लेकिन टिकट भी इतना महंगा कि दोबारा आने में बजट ही बिगड़ जाए। रोज रोज भला कहाँ आती, शायद तभी वहाँ के लोगों के लिए लूव्र का एक सालाना पास बनता है, जिससे कि आपका जब मन करे आ जाएं। वैसे कला से लबालब इस शहर में कला के दीदार के लिए टिकट पर पैसे खर्चने की ज़रूरत हमेशा नहीं है। यहाँ कला सिर्फ म्यूजियम में कैद न होकर गलियों, चौराहों और पुलों पर भी बिखरी दिखती है। सुंदर चौराहों पर पेंटिंग बनाते चित्रकार, साक्रे क्योर जैसी ग्रैंड इमारतें, उसके बाहर गाना गाते, वायलिन बजाते संगीतकार, रूसो, वाल्तेयर, विक्टर ह्यूगो जैसे नामों की गलियाँ, उनमें फिरना ही अपने आप में एक गजब एहसास है। वो फिरे होंगे कभी यहाँ, आज मैं फिर रही हूँ। शायद इसी जगह पर उनके भी कदम पड़े हों जहाँ अभी मैं खड़ी हूँ। सुरियल टाइप का मामला हो जाता है कभी कभी। इतनी कला हो जिस शहर में, वहाँ शायद कुछ अवसाद अपेक्षित भी है, या शायद एक तरह की उदासी यहाँ हमेशा से है, तभी इतनी कला है। भीड़ी भीड़ी सटी सटी गलियों में एक दूसरे के सामने भूरे, स्लेटी और मटमैले सफ़ेद रंगों की इमारतें, उनमें चिपकी पुराने ढंग की खिड़कियाँ, और जिस खिड़की के अंदर झांको एक अधूरी पेंटिंग, बिखरे रंग, खाली गिलास और एक अदद इंसान। मुझे वुडी एलन की फिल्म मिडनाइट इन पेरिस के फौरन बाद रोमन पोलांस्की की फिल्म द टेनेंट की झलक भी दिख रही थी। क्या सच में कला इंसान को अवाक कर सकती है? क्या वाकई कोई कला में इतना डूब सकता है कि बोलना भूल जाए? शायद कला मनुष्य को भाषा से परे ही ले जाती है। वैसे कहने को तो शब्दों में रखा क्या है, लेकिन प्यार से बोले दो शब्द क्या किसी मोनालिसा से कम है? वापस घर जाते वक्त मेरी टिकट ट्यूब के दरवाजे की चिकन मशीन में अटक गई। रात का समय, न दरवाज़ा खुले न टिकट बाहर निकले, न कोई स्टाफ, न पुलिस, न आसपास कोई गार्ड। स्टेशन पर लगे माइक्रोफोन पर अपनी समस्या रखी तो या तो उन्हें मेरा एक्सेंट समझ में नहीं आया या मेरी भाषा। मैं वहीं की वहीं खड़ी। थोड़ी देर बाद कुछ लड़कियों की एक टोली आई तो मैंने उनसे मदद मांगने की कोशिश की। मेरी समस्या सुन सब हंसने लगी और सब एक स्वर में बोली, ओह डोंट वरी, जंप ओवर द टाइनी डोर, वी डू इट ऑल द टाइम। उस दिन के बाद मैंने स्टूडेंट टाइप के काफ़ी नौजवानों को दरवाज़ा फांदते देखा। सिर्फ अंदर घुसने का दरवाज़ा टिकट से खुलता था, बाहर निकलने वाले दरवाजे सबके लिए खुले थे। पेरिस से मेरा प्लान था ब्रसल्स जाने का। अब वहाँ रहने की भी कोई व्यवस्था करनी थी और जाने का इंतज़ाम भी। सो मैंने इंटरनेट के ज़रिए ब्रसल्स में रह रहे ऐसे लोगों को ढूंढा जो घूमते फिरते लोगों को अपने घर का एक कोना देने को तैयार थे। एक कोना ही तो चाहिए होता है बस। ऐसा करने के लिए काउच सर्फिंग नाम की एक वेबसाइट है
जहाँ लोग अपने घर में खाली काउच भुमक्कड़ों को देते हैं, एकदम मुफ्त। वहाँ बस फेसबुक की तरह ही अपना अकाउंट बना लेना होता है, फिर जिस शहर में जा रहे हैं वहाँ के लोगों को लिख देना होता है। अगर कोई आपका प्रस्ताव स्वीकार कर लेता है तो वहीं ठिकाना से। दोपहर में मेरी एक फेसबुक सहेली जूही का बड़े अधिकार वाले टोन में मैसेज आया, तुम्हारे पोस्ट से मालूम हुआ कि तुम पेरिस में हो, तुम्हें आज शाम हर हाल में मेरे घर आना है। आज संयोग से मेरे बेटे की जन्मदिन पार्टी है, मैं अपना एड्रेस भेज रही हूँ, वेटिंग फॉर यू। जूही से कभी मैं मिली नहीं थी, बस जानती थी कि वह फ्रांस में रहती है, पेरिस में रहती है। यह उसके मैसेज से ही समझा। मन में एक बात यह भी आई कि यह पता होता तो पहले वहीं जाती, लेकिन फिर और सबसे कैसे मिलती। खैर जो भी है, अब तो मिल ही लेती हूँ। मुझे कौन सा ब्रसेल्स जाकर कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड करनी थी, होटल या ट्रेन की कोई बुकिंग थी ही नहीं। तो एक दिन और मैं पेरिस में रुक गई। एक यह भी बड़ा मज़ा रहता है अकेले घूमने का, और फिर बिना बुकिंग के घूमने का। जितने दिन दिल किया, जहाँ दिल किया ठहरे, नहीं किया तो निकल लिए, बिना किसी को मनाए या रूठाए। घूमने का आधा मज़ा तो कई बार दूसरों की परवाह करने में ही निकल जाता है। जूही से जो भी बातचीत थी फेसबुक पर नॉर्मल ही थी। मैंने सुमन को मैसेज से खबर कर दी कि रात में आने में शायद देर हो, और शाम को घूमते भटकते पहुंच गई जूही के घर। उसके यहाँ पार्टी में भारतीयों का मिलना बहुत खास था। जूही ऐसे मिली जैसे हम कब से मिलते जुलते रहे हों। उसने अपने पति हरेंद्र से मिलवाया, उसके गोल मटोल प्यारे बच्चे से मिलकर और भी खुशी हुई। फिर हम लोग किचन में घुस गए। वहाँ जाकर देखती हूँ कि जूही ने पूरे दिन रसोई में लगकर तरह तरह के पकवान बना रखे थे। मैं सोच रही थी इतनी मेहमान नवाजी तो आजकल भारत में भी नहीं होती। उसने स्टार्टर्स में 2 तरह की चाट और पनीर पकौड़े की तैयारी की थी। खाने में पुलाव, छोले, आलू गोभी की रसेदार सब्जी, रायता और सलाद। मीठे में बहुत ही स्वादिष्ट खीर। मेहमानों के आने पर गरम गरम पूरियाँ भी तली जाने वाली थी। सब आ गए तो जूही ने सबसे पहले चाय बनाई और फिर ड्रिंक्स का दौर चालू हुआ। रह रहकर हम 1-2 महिला गेस्ट रसोई में आकर मदद की बाबत पूछती। मैं पूरियाँ बेलने का काम कर रही थी। बाहर मर्दों ने केजरीवाल और मोदी के झंडे उठा रखे थे। बीच बीच में औरतें भी रसोई और ड्राइंग रूम के चक्कर लगाते हुए अपने विचार रख रही थी। मेहमानों के खाने में देर ना हो जाए इसकी चिंता में हरेंद्र बीच बीच में रसोई के चक्कर लगाता और जूही को जल्दी करने को बोलता। इधर जूही की पूरी कोशिश यह थी कि वह मुझसे कितनी सारी बातें कर ले। धीमी धीमी आवाज़ में वह बातें किए जाए और पूरियाँ भी तले। किसी के आने की आहट पाकर बात भी बदलना न भूले। मर्दों को खाने के समय को लेकर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन औरतें चाहती थीं कि सब टाइम पर हो जाए। इस समय मुझे लग नहीं रहा था कि मैं फ्रांस में हूँ। मेरा मन जूही की बातों में खोता उलझता जा रहा था। रसोई के बाद मैंने बच्चों की देखभाल की ड्यूटी ले ली और हम सब एक फ्रेंच फेरी टेल देखने लगे। अब जाकर थोड़ी फ्रेंच फील आई, लेकिन मन तो तब तक जूही की जिंदगी की गुत्थियों में उलझ चुका था। जूही ने जिद की मैं रात को उसी के पास रुक जाऊं। कल हरेंद्र वैसे भी लील जा रहा है और ब्रसेल्स लील से ज़्यादा दूर नहीं है, तो वह मुझे वहां तक छोड़ देगा। मैं सुमन की नाराज़गी सहते हुए भी जूही की बात मान लेती हूँ। जाने मुझे क्यों लगा कि जूही को आज मेरी ज़रूरत है और मैं उसकी कोई मदद कर पाऊँ या नहीं, लेकिन मुझे उसे सुनना तो चाहिए। यहाँ सब खुलकर कह भी पाऊँ कि नहीं पता, लेकिन रात उसकी बातों ने मुझे अंदर से थोड़ा हिलासा दिया था। जीवन इतना सुगम तो नहीं, लेकिन इतना कठोर, इतना इम्तिहानी। पेरिस में जिसका घर हो, फूल सा एक बच्चा हो, पति की अच्छी नौकरी हो, सबकी बढ़िया सेहत हो, घर में मेहमानों का आना जाना हो, कपल पार्टी हो रही हो, जन्मदिन और सालगिरह की धूम रहा करती हो, यह सब होते हुए भी तलाक के कागज़ों पर साइन भी हो रखे हैं। जूही का यह खुलासा मुझे हिला दिया। जूही शादी के बाद फ्रांस आ गई थी, लेकिन अभी तक फ्रेंच नहीं बोल पाती थी, जबकि हरेंद्र खूब फराटे से फ्रेंच बोलता था। फ्रांस में बिना फ्रेंच जाने रहना दिल्ली में बिना हिंदी के रहने जैसा है। काम तो चल जाएगा, लेकिन ना तो अपनापन मिलेगा और ना लोकल कल्चर में प्रवेश। जूही ने बताया कि बच्चे के साथ सारा वक्त निकल जाता है और दोस्त भी ज़्यादातर भारतीय हैं, तो काम चल जाता है। बिल्कुल ही कट जाओगी ना तुम, मैंने पूछा। हाँ, लेकिन हरेंद्र को पसंद नहीं कि मैं बाहर जाकर फ्रेंच सीखूं। उसे लगता है कि मुझे वीडियो और किताबों की मदद से सीखनी चाहिए।
मैंने काफ़ी कोशिश की लेकिन मुश्किल लगती है। ऑफ कोर्स लगती है, भाषा ऐसे थोड़ी ही सीखी जाती है और तुम तो फ्रांस में हो, इससे अच्छा मौका कहाँ मिलेगा। लेकिन उसको लगता है कि फ्रेंच लड़के बहुत फ्लर्ट टाइप के होते हैं, तो इससे क्या मतलब मैं फंस जाऊंगी और उसे लगता है मैं लड़कों को जल्दी अट्रैक्ट कर लेती हूँ। तो ऐसी बात करता होगा, यकीन नहीं होता। उसकी तो खुद की कितनी दोस्त आई हुई हैं और उसने भी तो यही फ्रेंच सीखी है। मैं चकित थी। एक बहुत केयरिंग बाप के पीछे मुझे कहीं एक मुश्किल पति दिखाई पड़ने लगा। यूँ वो बहुत नेक दिल था, लेकिन उसके भीतर एक गुस्सैल मर्द भी था। वह बात बात पर जूही को झिड़क देता था। पूरा दिन घर में थी, इतना भी नहीं हुआ? अभी तक डिशवॉशर यूज करना नहीं आता तुम्हें? इतनी देर बाजार में क्या घूमती रहती हो? कह दिया। मेरे सामने ही मेहमानों के जाने के बाद उसे नीचा दिखाने से बाज न आया कि इसे तो फ्रेंच नहीं आती, फलानी चीज़ नहीं आती, ढिमकानी चीज़ नहीं आती। सोफे पर पड़े पड़े ऑर्डर देना तो आम बात मालूम हुई और जूही का एक हाथ बच्चे को, दूसरे हाथ घर के काम को संभालना, साथ में ताने झेलना मुझे यह सब सोचने के लिए मजबूर कर रहा था कि क्या इतना पढ़ लिख कर पेरिस के इस खुले समाज में रहकर भी सोच ऐसी जड़ की जड़ है? बल्कि शायद ज़्यादा ही जड़, क्योंकि दुनिया को लगता था कितनी किस्मत वाली है जूही। विदेश में घर है, छुट्टियों में यूरोप घूमती है, आईफिल टावर पर सालगिरह मनाती है, पेरिस में शॉपिंग करती है। लेकिन अंदर क्या था? अगले दिन एकदम सुबह मैं सुमन के घर आ गई। कुछ ही देर बाद हरेंद्र उसके साथ लील के लिए निकलना था। उसके साथ जाने का मेरा खास मन न था, लेकिन सिक्के का उसके वाला पहलू जानने की कहीं चाह भी थी। मैं जानना चाहती थी कि क्या उसको पता भी है कि वह कर क्या रहा है, या वह किसी खुमार में जिए जा रहा है। क्या चलता है ऐसे मर्द के दिमाग में? मेरी कोशिश यह समझने की थी, मुझे ज़्यादा कोशिश नहीं करनी पड़ी और वह खुल गया जैसे भरा बैठा हो। हरेंद्र मुझसे ओपन मैरिज के बारे में सलाह लेना चाह रहा था। शायद उसको लगा कि मैं अकेली घूमती लड़की काफ़ी ओपन होंगी। उसने मुझे बताया कि वह फ्री रहना चाहता है और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निभाना चाहता है। वह डाइवोर्स पेपर पर साइन कर चुका है और बस बाहरी ढकोसले के लिए साथ रहना चाहता है कि शादी भी बनी रहे और वह फ्री भी रहे। तुम तो अकेली घूमती हो अनु, मुझे लगा तुम तो समझ सकती हो। मेरे हैरान होने पर उसने आश्चर्य प्रकट किया। क्या सच में मुझे समझ जाना चाहिए था? तो मुझे समझ में क्यों नहीं आया? शादी के बाद उसके कई अफेयर रह चुके हैं। जब मैंने पूछा क्या जूही के भी अफेयर हैं, तो उसने कहा कि उसे शक है। स्वाभाविक है कि शक तो होगा ही, जिसे यहाँ के लड़के फ्लर्ट लगते हों और बीवी उनको अट्रैक्ट करने वाली चुंबक, उसे शक कैसे नहीं होगा? अगर शक नहीं करता तो अपने अफेयर कैसे जस्टिफाई करता? मैंने सोचा कहीं मैं ज़्यादा जजमेंटल तो नहीं हो रही। हरेंद्र ने आगे बताया कि उसकी तो एक फ्रेंच गर्लफ्रेंड जूही से लड़ने ही आ गई थी। उस वक्त बेटा अभी साल भर का ही नहीं हुआ था। सच बताऊं तो मैं आगे की कहानी सुन नहीं पाई। मेरे दिल और दिमाग दोनों जैसे सुन्न हो गए थे। शायद मैं इतनी भी ओपन नहीं हुई थी। वह मेरी दोस्त है और यह एक सलाह मांगता मेरी मदद के लिए घर से अपनी गाड़ी लेकर निकला एक मर्द। मुझे क्या कहना चाहिए मैं समझ नहीं पा रही थी। सच मानिए मैं कोशिश कर रही थी कि सब कुछ को तटस्थ होकर समझने और कोई सही सलाह दे सकने की। ऐसा नहीं कि मुझे डाइवोर्स गलत लगता है, बल्कि मैं तो उसकी बड़ी समर्थक हूँ। जब किसी से नहीं जम रही तो क्या साथ क्यों रहना, बोझ क्यों ढोना? जिंदगी बहुत छोटी है, जबरदस्ती दुख में काटने के लिए तो नहीं। और ऐसा भी नहीं कि उसके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर मुझे तंग कर रहे थे। आप अपनी ज़िंदगी में जो करो, अपने बिस्तर में जो करो। मैं तो बस जूही की सोचे जा रही थी। क्या उसको भी यही चाहिए? वह तो अपने बच्चे से इतनी अटैच्ड है, उसके लिए किसी भी हालत में रह लेगी। उसके पास तो खुद का पैसा भी नहीं है और ना ही रोज़गार। लेकिन जितनी जल्दी निकले इस उलझन से उतना अच्छा होगा। जितना देर करेगी उतनी कमज़ोर होती जाएगी। लेकिन अब वह भी शायद इसी ज़िंदगी में ढलने लगी थी। कई बार जानबूझकर पूरा दिन फेसबुक पर ही रहती थी। न खाना बनाती, न कुछ खाती है और फेसबुक पेज पर परफेक्ट फैमिली की फ़ोटो लगाती रहती है। यह तो मैं खुद ही इतने महीनों से देखती सराहती आ रही हूँ। अगर आज इसके घर नहीं आई होती तो उन सब परफेक्ट फैमिली वाली तस्वीरों के पीछे का कड़वा सच भला कैसे जान पाती।
उसे तो मैंने हरेंद्र की झिड़कियों से भी परेशान होते नहीं देखा शाम में। और तो और हरेंद्र की जो गर्लफ्रेंड लड़ने आ गई थी, उस फ्रेंच लड़की तक से दोस्ती कर ली उसने। यह भी खुद उसी ने बताया। क्या हम सब इस हद तक समझौते कर लेना सीख लेते हैं? शायद वह सच में खुश भी है। सबकी खुशी एक जैसी तो नहीं। किसके बिस्तर में मखमल है और किसके बिस्तर में खटमल, यह तो सोने वाले को ही पता होगा ना। और कब मखमल में खटमल आ गया, यह तो दोस्तों, इस श्रृंखला की अगली कड़ी में हम घूमेंगे ब्रसल्स, बेशुमार झीलें और एक स्पेनिश पोर। तब तक के लिए आप सब स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए।